सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। आज वन शॉट सॉल्यूशन के अंतर्गत हम डे 2 पर आ पहुँचे हैं। डे 1 में हमने पाठ किया था लघु कथाएं और डे 2 में हम गद्य खंड का ही अगला पाठ करने वाले हैं, जिसका नाम है जहाँ कोई वापसी नहीं। इस वीडियो में हम पाठ का सार समझेंगे, यानी सारे स्मरणीय बिंदुओं को देखेंगे और प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बहुविकल्पी प्रश्न किस तरह के आते हैं परीक्षा के अंदर, उस पर भी बात होगी और सप्रसंग व्याख्या भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप ये तो जान ही गए कि पाठ का नाम क्या है, जहाँ कोई वापसी नहीं, और इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। इस पाठ की विधा है यात्रा वृतांत, मतलब इसमें यात्रा का वर्णन करते हुए अनेक विषयों पर चर्चा की गई है। और इस पाठ की मूल संवेदना की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पर्यावरण संबंधी सरोकारों के साथ साथ विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापन संबंधी समस्या का चित्रण किया है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम पर्यावरण की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण का विनाश हो रहा है और लोगों को अपनी मूल जगह से उजड़ करके दूसरी जगह जाकर रहना पड़ रहा है। यह विस्थापन संबंधी समस्या है। लेखक यह बताना चाहता है कि यदि विकास और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बीच संतुलन नहीं होगा तो विस्थापन और पर्यावरण संबंधी समस्याएं जन्म लेती रहेंगी। इस पाठ के माध्यम से लेखक इस सत्य को भी बताना चाहता है कि आधुनिक औद्योगिकरण के कारण मनुष्य सिर्फ अपने घर और जमीन से अलग नहीं होता, बल्कि उसका परिवेश और संस्कृति भी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो यह मूल संवेदना आपको बच्चों ना केवल समझनी है बल्कि याद भी कर लेनी है, क्योंकि अधिकांश प्रश्नों के उत्तर में ये वाली पंक्तियाँ कहीं ना कहीं घूम फिर कर अवश्य शामिल होंगी। तो अब हम देखते हैं इस पाठ के स्मरणीय बिंदु कौन कौन से हैं। पूरे पाठ का निचोड़ आपको कुछ ही बिंदुओं में नजर आ जाएगा। लेखक 1983 में सिंगरौली की यात्रा पर गया था और वहीं के एक गांव अमझर का इसमें वर्णन है। याद रखिएगा, कौन सा गांव? अमझर। अमझर एक ऐसा गांव था जो आम के पेड़ों से घिरा रहता था और जहां आम झड़ते थे। आमों के झड़ने के कारण ही इसका नाम अमझर पड़ा। जब से सरकारी घोषणा हुई कि अमरोली प्रोजेक्ट के तहत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से आम के पेड़ सूखने लगे और वहाँ सूनापन छा गया। यहाँ आपको याद रखना है प्रोजेक्ट कौन सा? अमरोली प्रोजेक्ट। और कौन से गांव की बात है? नवा गांव। नवा गांव जिसके अंदर कम से कम 9 गांव होंगे, तो अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, ऐसा जब कहा गया तो आम के पेड़ अपने आप ही सूखने लग गए। तो स्पष्ट होता है कि पेड़ भी सुनते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, उनमें भी जीवन है। और जब उन्हें ऐसा लगा कि गांव उजड़ने वाला है तो वे अपने आप ही सूखने लगे, मरने लगे और आमों का झरना भी बंद हो गया। इन गांव के लोगों को औद्योगिकरण की आंधी ने अपने घर जमीन से हमेशा के लिए अलग कर दिया। यही लोग अपने आवास से उजड़ जाने के कारण अपने आधुनिक भारत के नए शरणार्थी बन गए हैं। याद रखिएगा, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया? ऐसे ही लोगों को जो कि औद्योगिकरण के कारण विस्थापित हो गए, अपनी घर जमीन से उजड़ करके दूसरी जगहों पर जाकर शरणार्थियों की तरह रहने के लिए विवश होते हैं। और आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला बिंदु क्या है। बाढ़ अथवा भूकंप के कारण जब लोग विस्थापित होते हैं तो वे स्थिति सामान्य होने पर अपने घर वापस आ जाते हैं। जब लोगों को औद्योगिकरण के कारण विस्थापित किया जाता है तो वह वापस अपने घर में कभी नहीं आ सकते। यानी यह अंतर है दोनों तरह के विस्थापन में। एक तो प्राकृतिक आपदा के कारण जो विस्थापन हुआ, उसमें आपदा समाप्त होने पर अपने घर वापस आ जाएंगे, लेकिन औद्योगिकरण के कारण जो विस्थापन हुआ, इसमें अपने घर में वापस नहीं आ पाते। यूरोप एवं भारत के पर्यावरण संबंधी चिंताएं भिन्न हैं। यूरोप में मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन का प्रश्न है,
जबकि भारत में मनुष्य और संस्कृति के बीच संतुलन का प्रश्न है। यह मुख्य अंतर है। ध्यान रखिएगा कि यूरोप के जो अन्य देश हैं वे मुख्य चिंता करते हैं मनुष्य और भूगोल के बीच का संतुलन बनाए रखने की, जबकि भारत में चिंता किस चीज़ की? मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच का संतुलन बनाए रखने की। सिंगरौली की भूमि उपजाऊ और जंगल समृद्ध थे। सिंगरौली की यही संपदा उसके लिए अभिशाप बन गई। सत्ता और उद्योगपतियों से सिंगरौली की अपार खनिज संपदा छिपी नहीं रह सकी और कई योजनाओं के अंतर्गत सेंट्रल कोल फील्ड और नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ। यानी सिंगरौली की भूमि को उपजाऊ और वहाँ के जंगलों में पर्याप्त खनिज संपदा को देखते हुए बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ पहुँच गए और उन्होंने वहाँ उद्योग धंधे लगा लिए और वहाँ पर अनेक बांधों का भी निर्माण हुआ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिहंद बांध भी बना था। तो सिंगरौली जो अपने सौंदर्य के कारण बैकुंठ और अकेलेपन के कारण काला पानी माना जाता था। याद रखिएगा, सुंदरता इतनी अधिक थी कि स्वर्ग के समान, बैकुंठ मतलब स्वर्ग के समान, और अकेलापन होने के कारण यहाँ ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं था, इसे काला पानी भी माना जाता था। अब प्रगति के मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के साथ प्रतिष्ठित हुआ। मतलब यहाँ पर इतनी अधिक प्रगति हुई कि राष्ट्र के गौरव के रूप में ये उभरा। विस्थापन की एक लहर रिहंद बांध बनाने से भी आई थी, जिसके कारण हजारों गांव उजाड़ दिए गए थे और विकास का यह पहलू व्यापक पैमाने पर विनाश का अंधेरा भी लेकर आता है। पश्चिम जिस विकल्प को खो चुका था, भारत में उसकी संभावनाएं खुली थी। शासक वर्ग ने पश्चिम का अंधानुकरण करके नई नई योजनाएं तो बनाई, पर प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच संतुलन बिगाड़ दिया। तो यानी यहाँ समझाया गया है कि जितनी अधिक प्रगति हुई उतना अधिक संतुलन बिगड़ा। हमें ऐसी योजनाएं बनानी हैं जो इस संतुलन को बनाए रखकर विकास एवं प्रगति करे। तो इस प्रकार यदि हम संतुलन बना करके प्रगति करेंगे, लोगों को अपने निवास स्थान से, मूल जमीनों से सदैव सदा के लिए निर्वासित नहीं होना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही आप समझ गए कि लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ कोई वापसी नहीं भी क्यों रखा, क्योंकि प्राकृतिक विस्थापन के बाद तो वापसी संभव है, लेकिन औद्योगिकरण के कारण विस्थापित लोगों की कभी भी वापसी नहीं हो पाती। और इसी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न उत्तर की ओर, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। और हम देखते हैं पहला प्रश्न, अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर गांव में सूनापन क्यों है? ये प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जो अक्सर पूछा जाता है। अमझर एक गांव का नाम है जो सिंगरौली क्षेत्र में है। इस गांव में आम के बहुत से पेड़ हैं। इन पेड़ों से आम स्वयं ही झड़ते रहते हैं, किंतु पिछले कुछ वर्षों से इन पेड़ों पर सूनापन समाया है। ना कोई फल पकता है और ना ही नीचे झरता है। इसका कारण यह बताया जाता है कि जब से यह सरकारी घोषणा हुई कि अमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत, अमरोली जो कि सिंगरौली के अंदर ही है, तो अमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, जिनमें ये अमझर गांव भी शामिल है। तब से इस गांव के आम के पेड़ सूखने लगे हैं। जब आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? अमझर गांव के लोगों को विस्थापन का भय सताने लगा है और इसी कारण अमझर गांव में सूनापन व्याप्त है। तो अब आप समझ गए, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है? तो इसका उत्तर है, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी उन्हें कहा गया है जिन्हें औद्योगिकरण के कारण अपने घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया गया। निर्वासित करना मतलब निकाल फेंकना, दूर भेज देना। प्रकृति और इतिहास के बीच ये गहरा अंतर है। प्रकृति जब लोगों को उजाड़ती है तो ये लोग कुछ अरसे के लिए बाहर चले जाते हैं और आफत टल जाने के बाद पुनः अपने स्थानों पर लौट आते हैं। पर विकास और प्रगति के नाम पर जब
इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है, यानी उखाड़ फेंकता है, तो वे फिर कभी अपने घर नहीं लौट पाते। वे शरणार्थी बनकर रह जाते हैं, क्योंकि उनके निवास स्थान पर तो उद्योग धंधे लग गए। तो औद्योगिकरण ने आधुनिक भारत में ऐसे नए शरणार्थी बना दिए हैं। अगला प्रश्न, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर क्या होगा? बाढ़ या भूकंप ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्रकृति के कारण जब लोग विस्थापित होते हैं तब यह विस्थापन अस्थायी होता है। आपदा के टलते ही लोग अपने घरों में लौट आते हैं और वहां पहले की तरह ही रहने लगते हैं। औद्योगिकरण के कारण विस्थापित लोग सदा सदा के लिए अपने घर, अपने परिवेश से अलग हो जाते हैं और उनकी जमीन पर कोई उद्योग स्थापित हो जाता है। वे कभी भी अपने घरों को फिर से लौट नहीं पाते। औद्योगिकरण की आंधी उन्हें उनके घर और परिवेश से उजाड़ देती है। अगला प्रश्न, यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं किस प्रकार भिन्न है? तो यूरोप में पर्यावरण का जो प्रश्न है वो मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है, जबकि भारत में ये प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारस्परिक संबंध बनाए रखने का हो जाता है। तो दोनों की पर्यावरणीय चिंताओं में यही मूल अंतर है। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? तो उत्तर होगा, लेखक के अनुसार स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि हमारे शासक वर्ग ने पश्चिम की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय उन उपायों पर विचार नहीं किया कि प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन कैसे नष्ट होने से बचाए रखा जाए। स्वातंत्र्योत्तर होता क्या है? स्वतंत्रता के बाद का जो भारत बना, मतलब हमारे शासकों ने, सत्ताधारियों ने नकल तो की पश्चिम की, मगर इस संतुलन को बनाए रखने की ओर ध्यान नहीं दिया। हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी इस ओर गया ही नहीं। यह ठीक है कि औद्योगिकरण को रोका नहीं जा सकता, पर हम पश्चिम को अपना मॉडल बनाए बिना अपनी शर्तों पर, अपनी मर्यादाओं में रहकर अपने औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप तैयार कर सकते थे। हमारे शासकों को इसका ख्याल ही नहीं रहा। अगला का, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे? तो यह बिल्कुल सच है कि औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट खड़ा कर दिया है। औद्योगिकरण के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी मात्रा में दोहन हो रहा है। औद्योगिकरण का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, यानी रोज रोज नए नए उद्योग धंधे, इंडस्ट्रीज स्थापित की जा रही हैं, जिससे कि पेड़ पौधे काटे जाते हैं। तो ये पेड़ पौधों को काटना या नदियों को बर्बाद करना, ये प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है। और पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगलों का सफाया किया जा रहा है, उद्योगों से निकला कचरा पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। इससे वायु, जल, पृथ्वी, ध्वनि सभी में ही प्रदूषण फैल रहा है। इसे हमें रोकना ही होगा। और अगला अंतिम प्रश्न है, आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि उसका परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर उपयुक्त कथन की समीक्षा कीजिए। देखिए, यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है सीबीएसई के वार्षिक परीक्षा में, लेकिन यह प्रश्न वास्तव में वही है जो हमने पहले पढ़ा ना कि प्राकृतिक विस्थापन और औद्योगिकरण के विस्थापन में क्या अंतर है। तो उसी से ही मिलता जुलता है कि आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि उसका परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण होने वाले विस्थापन से लोग अपने परिवेश में स्थायी रूप से कटकर रह जाते हैं, वे वापस आ ही नहीं पाते। जबकि प्राकृतिक आपदा के बाद लोग वापस लौट सकते हैं। जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर औद्योगिकरण के कारण जमीन, वन, पर्यावरण को नुकसान होता है, जिससे कि लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ता है और वे अपने पुराने जीवन व संस्कृति से स्थायी रूप से ही वंचित रह जाते हैं। अगला प्रश्न होगा, क्या स्वच्छता अभियान की जरूरत गांव से ज़्यादा शहरों में है?
विस्थापित लोगों, मजदूर बस्तियों, स्लम क्षेत्रों, शहरों में बाकी झुग्गी बस्तियों के संदर्भ में लिखिए। तो ये देखिए, ये प्रश्न बच्चे अपने आप बना बना के लिख सकते हैं। ये रटने वाला प्रश्न नहीं है, ये स्वयं से बना के लिखने वाला है कि हाँ ये सही है। स्वच्छता अभियान की जरूरत गांव से ज़्यादा शहरों में है। इसका कारण यह है कि शहरों में कुछ चमचमाती इमारतों और सड़कों की बगल में ही वो बस्तियां भी हैं जिनमें विस्थापित लोग या मजदूर रहते हैं। इन बस्तियों को मजदूर बस्ती या स्लम क्षेत्र या झुग्गी बस्ती के नाम से जाना जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों को सामान्य जन सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं होती। वे गंदगी के बीच रहने को विवश हैं। वे अस्वच्छ दशा में रहते हैं। इनको स्वच्छता का महत्व समझाने के लिए स्वच्छता अभियान चलाने की आवश्यकता है। अभियान चलाने से पूर्व उन्हें आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होंगी। उनके लिए शौचालय, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। तो इसी के साथ आपने प्रश्नोत्तर भी देख लिए। अब आपको याद होगा तीसरे स्थान पर हम क्या करने वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे जो परीक्षा में आते हैं वो 5 आते हैं, एक एक अंक वाले 5। तो किस तरह के आते हैं उसी का एक नमूना यहाँ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यह अनुच्छेद दिया गया इसी पाठ में से, भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम्स और संग्रहालयों में जमा नहीं थी। वह उन रिश्तों में जीवित थी जो आदमी को उसकी धरती, उसके जंगलों, नदियों, एक शब्द में कहें तो उसके समूचे परिवेश के साथ जोड़ते थे। अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं, इन रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद रहता था। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है। भारत में यही प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखने का हो जाता है। तो यदि इस तरह से एक अनुच्छेद दिया जाए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों में से उचित विकल्प का चयन करना हो तो आप कैसे करेंगे। देखिए पहला प्रश्न, भारत की सांस्कृतिक विरासत किस में निहित है? संग्रहालयों में, परिवेश में, जंगलों में या रिश्तों में? तो सोच करके देखिए क्या भाव निकला था अनुच्छेद का। सही उत्तर होगा रिश्तों में। अगला प्रश्न, गद्यांश में किसके मिथक संसार की बात हो रही है? यूरोप की, भारत की, अतीत के रिश्तों की या फिर मनुष्य की? तो सही उत्तर क्या है? भारत की। अगला, रिश्तों की अदृश्य लिपि से आप क्या समझते हैं? भारत की सांस्कृतिक पहचान, मनुष्य के आपसी संबंध, प्रकृति से लाभ या मनुष्य और प्रकृति का संबंध? तो सही उत्तर क्या होगा? मनुष्य और प्रकृति का संबंध। अगला, भारत में पर्यावरण का प्रश्न किससे संबंधित है? मनुष्य से, परिवेश से, प्रकृति से या फिर संस्कृति से? तो भारत में है संस्कृति से, जबकि विदेशों में किससे था? भूगोल से। अगला, ये कथन और कारण वाला है, ध्यानपूर्वक देखिए। अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं, इन रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद रहता था। ये कथन है और इसका कारण क्या है? भारत में संस्कृति दिखाई नहीं देती है लेकिन संसार भर में बड़ी बड़ी पुस्तकों में स्पष्ट नजर आती है। तो इसके ये चारों विकल्प दिए गए हैं। आप सोचिए, कथन गलत, कारण सही, कथन और कारण दोनों गलत, या कथन सही, कारण किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, या कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो आप सोच के देखिए कौन सा विकल्प सही बनेगा। यहाँ पर ये तीसरे वाला विकल्प सही है क्योंकि ये कथन तो पुस्तक का ही है, हमारे पाठ में से ही लिया गया, बिल्कुल सही है कथन। लेकिन यहाँ जो दिखाई दिया कि कारण दिया गया, भारत में संस्कृति दिखाई नहीं देती, अरे भी दिखाई देती है लेकिन संसार भर में बड़ी बड़ी पुस्तकों में स्पष्ट नजर आती है, बिल्कुल गलत। जितनी संस्कृति भारत में मौजूद है वह संसार के अन्य देशों में उस रूप में नहीं है। वहाँ पर तो केवल प्रकृति और भूगोल के आपसी संतुलन पर ध्यान दिया जाता है, संस्कृति पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो यानी यहाँ पर कथन जो है वो तो सही है लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं करता। तो इसी के साथ हम 3 हिस्से पूरे कर चुके और अब हम बढ़ते हैं सप्रसंग व्याख्या की ओर, जो कि 6 अंक की आने वाली है। इसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इन 4 बिंदुओं में हमें लिखना होता है। 1 अंक संदर्भ का,
जिसके अंदर आपको देना है पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो केवल ये 2 चीज़ें बताते ही 1 अंक मिल जाएगा। प्रसंग में आप बताएंगे दिया गया गद्यांश किस बारे में है, और व्याख्या में दी गई पंक्तियों को आप अपने शब्दों में सरल करके लिख देंगे, और विशेष में कोई भी 2 बिंदु लिख दीजिए तो भी काफ़ी है। 2 या 3 बिंदु ही दिए जाते हैं बस। तो हम बिल्कुल सरल तरीके से एक सप्रसंग व्याख्या देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने किस तरह से करनी है। उससे पहले एक बार फिर से छोटा सा काम कर दीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं कर चुके तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और ये एक उदाहरण देख लीजिए सप्रसंग व्याख्या का। यह समूचा दृश्य इतना साफ और सजीव है, अपनी स्वच्छ मांसलता में इतना संपूर्ण और शाश्वत कि एक क्षण के लिए विश्वास नहीं होता कि आने वाले वर्षों में सब कुछ मटिया मेट हो जाएगा। मैं पूरा पढ़ूं उसकी बजाय हम एक एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम दे देंगे इसका संदर्भ। पाठ का नाम है जहाँ कोई वापसी नहीं, और लेखक का नाम है निर्मल वर्मा। 1 अंक तैयार हो गया। फिर अब हम आए प्रसंग पर, तो यहाँ बताएंगे सिंगरौली की यात्रा के दौरान लेखक ने गांव का जो दशा देखी, गांव की या यूं कहें दुर्दशा देखी, उसी का यहाँ पर वर्णन किया है, उसी पर यहाँ विचार किया है। केवल इतना लिखते ही प्रसंग का भी 1 अंक तैयार हो गया। अब व्याख्या में आप देखिए यहाँ अपने शब्दों में हमें लिखना है कि जब सिंगरौली जाने पर लेखक ने वहाँ दृश्य देखा, वहाँ का नज़ारा देखा। देखिए जो जो कठिन शब्द हैं हम उनके अर्थ लिखेंगे। तो वह सारा का सारा नज़ारा इतना स्पष्ट था, इतना जीवंत था कि वहाँ इतनी अधिक बदलाव वाली चीज़ों को देखकर एक पल के लिए तो लेखक को विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या आने वाले कुछ वर्षों में ये सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। मटिया मेट मतलब क्या हुआ? नष्ट हो जाना। अभी तो वहाँ पर झोपड़े, खेत, जानवर और आम के पेड़ सभी कुछ थे, परंतु शीघ्र ही जब यहाँ उद्योग धंधे लग जाएंगे ये सब गंदी और आधुनिकता के नाम पर बसाई गई औद्योगिक कॉलोनियों में बदल जाएंगे, और उनकी ईंटों के नीचे दबकर ये सारा परिवेश ही समाप्त हो जाएगा। अभी यहाँ जो हंसती मुस्कुराती स्वस्थ स्त्रियां धान के खेतों में काम कर रही हैं, वे सब की सब बड़े बड़े शहरों के सड़कों पर पत्थर कूटती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उनके पास जब धान के खेत ही नहीं बचेंगे तो वे खेतों में रोपाई कैसे करेंगी, और इसी कारण वे भोपाल, जबलपुर या बैडन जैसे शहरों की सड़कों पर पत्थर कूटने का काम करेंगी। शायद कुछ वर्षों तक उनकी स्मृति में अपने गांव की तस्वीर एक स्वप्न की तरह धुंधलाती रहेगी। इसको हम क्या लिखेंगे? हो सकता है उन्हें कुछ वर्षों तक याद भी रहे। स्मृति का अर्थ क्या होता है? यादाश्त में रहना। उन्हें कुछ वर्षों तक याद भी रहे कि उनका गांव कैसा था। उनके गांव की तस्वीर एक सपने की तरह धुंधली यादें बन करके उनके जहन में रहेंगी, परंतु जो उनकी संतान होगी वह तो कभी जान ही नहीं पाएगी। धूल में लौटते उनके बच्चों का मतलब क्या हुआ? उनकी संतान कभी जान नहीं पाएगी कि उनका ऐसा गांव भी था जिसका नाम अमझर था, और वहाँ पर बहुत से आम के पेड़ हुआ करते थे जहाँ से आम निरंतर झरा करते थे। तो इस तरह से आपने देखा ना, यहाँ पर जो जो कठिन शब्द आए हमने उनके अर्थ दे दिए। जैसे यहाँ है उनके पुरखों का गांव, यानी पूर्वजों का एक गांव था जिसका नाम अमझर था, जहाँ आम गिरते रहते थे। तो इस प्रकार से हमने ये अपने शब्दों में इसकी व्याख्या कर दी, और फिर यहाँ हमें देना होगा विशेष। विशेष में 2-3 बिंदु जो आपके सभी पाठों में चलते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी बताया था। एक तो आप ये बता सकते हैं यहाँ पर औद्योगिकरण का स्पष्ट प्रभाव बताया गया है, और दूसरा यहाँ सबसे अधिक प्रभावित होने वाली स्त्रियां हैं जिनके ऊपर औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ेगा ये स्पष्ट किया गया है। भाषा सरल, सहज, सुबोध है, खड़ी बोली है, और विषयानुकूल शब्द चयन करके प्रभावशाली शैली में
यह लिखा गया है। तो जो मैंने समझाया वह सारा यहाँ पर लिखित रूप में है। आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आपको यह पता चल जाए कि व्याख्या करनी कैसे होती है। वास्तव में तो व्याख्या के लिए आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर नजर आ जाता है जो कि आपको एक संकेत दे देता है कि ये पाठ क्या है। और यदि पाठ और उसका लेखक याद आ गया तो फिर तो करना अधिक मुश्किल नहीं रहता, क्योंकि एक नंबर तो वहीं से तैयार है। अब जैसे मान लीजिए ये वाला अगर हम पढ़ें पूरा का पूरा, तो इसमें ये अमझर दिखाई दे गया। अमझर दिखते ही आप समझ गए अमझर आया, या फिर ये अमरोली प्रोजेक्ट आया, या नवागाम आया। इससे समझ गए ये पाठ कौन सा है जहाँ कोई वापसी नहीं। और फिर उसी तरह से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष देते हुए आगे बढ़ना है। अब इस वाले को भी आप ध्यान से देखेंगे। सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम्स और संग्रहालयों में जमा नहीं थी। ये जब आप पूरा पढ़ते हैं तो इसके अंदर भी आपको समझ में आ जाता है कि पर्यावरण का प्रश्न, मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन, और दूसरा यहाँ पर क्या आया, मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारस्परिक संबंध, पारंपरिक संबंध। तो ये पता चल जाता है साफ तौर पर कि कौन सा पाठ है। ऐसे ही ये वाले में देखिए, स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह नहीं थी, इसमें औद्योगिकरण का मार्ग चुना। औद्योगिकरण वाली बात ही केवल इसी पाठ में है, बाकी पाठों में है ही नहीं। तो इससे भी आप एकदम से समझ जाओगे कि जहाँ कोई वापसी नहीं वाला पाठ है। और इससे अगला ये वाला अगर हम पढ़ करके देखें, देखिए इसमें सिंगरौली, सिंगरौली, अमरोली जैसे ही ये नजर आए आप समझ जाइए कि यह जहाँ कोई वापसी नहीं वाला ही पाठ होगा। और आधुनिक भारत के नए शरणार्थी, यानी जो आपने प्रश्नोत्तर समझे हैं वहां से ही स्पष्ट हो रहा है, जो आपने मुख्य बिंदु देखे हैं वहीं से पता चल रहा है कि एकदम स्पष्ट हो जाता है ये पाठ कौन सा है। और पाठ याद आते ही फिर तो लेखक का नाम भी याद आ जाएगा, और फिर आपको तरीका भी समझ में आ गया कि पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष। तो इस तरह से हमने पूरा पाठ कर लिया। इसी एक ही दिन में, थोड़े से समय में हमारा पाठ तैयार हो गया। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक व शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए। और आपका जो भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।